ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द अकबर। मुगल एम्पायर देखिए बहुत बड़ा था और बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ वो हुआ अकबर के टाइम पर, और थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हुआ, लेकिन ज़्यादा बदलाव हमें कब देखने को मिलेगा, औरंगजेब के टाइम पर। बहुत ज़्यादा नहीं, बेस वही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव मिलेगा। लेकिन हाँ, जो अकबर ने सेटअप करके गया था यही आपको बेस के रूप में मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको चाहे तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर लिख लीजिए या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द अकबर। तो मैं अकबर इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है जो जो थोड़ा बहुत चेंजेज आपको दिखेंगे आगे वहाँ मैं लिखवाता जाऊँगा वहाँ। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मैच कराना पड़ेगा ताकि आपको, खैर मैं वहाँ समझा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जैसे मैं पीछे से हर चीज़ को क्या करता हूँ, आपका लॉजिक जोड़ के चलता हूँ, तो वहाँ भी लॉजिक जोड़ के चलूँगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा मेहनत आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहले लिखिएगा, पहला लाइन लिखिए, इसमें लिखिएगा मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was inspired by शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हद तक, जैसे लैंड रेवेन्यू या उसने जो मेजरमेंट वगैरह करके गया या जो उसने ऑफिशियल्स वगैरह लोकल लेवल पर इंस्टॉल किया वो सब चीज़ें, और वजीर वगैरह के पावर को बहुत ज़्यादा नहीं होने दिया, ये सब चीज़ें मुगल्स ने काफ़ी अच्छे से अपने में भी क्या किया, उसको लागू किया, या यूँ कहे कि उसी के ऊपर इंस्पायर्ड होकर इन्होंने भी उस चीज़ को बरकरार रखा, लेकिन अपने तरीके से। क्या किया, अपने तरीके से उसको बनाया। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड। तो ये तो हर मोनार्क की कहानी है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड। लिखिएगा एंड द टेरिटरी were divided तो लिखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड द टेरिटरी were divided into, इसमें जागीर। तो जागीर का जो हेड होगा वो क्या बनेगा, जागीरदार। फिर खलीशा, तो खलीशा आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इन दोनों की कहानी क्या है, जागीर और खलीशा क्या है, तो लिखिएगा इनकम वेंट इन जागीर एंड खलीशा, और इनकी कहानी क्या है कि इनकम वेंट डायरेक्टली टू द रॉयल
एक्सचेकर, यानी कि ये कौन है, यहाँ पर जो जागीर और खलीसा से जो इनकम आ रहा है, रेवेन्यू आ रही है, वो कहाँ जा रही है, वो बादशाह के एम्प्लॉय के थ्रू होते हुए रॉयल ट्रेजरी में पहुंच रही है। एंड देखिए ये क्या टेरिटरी का डिवीजन लिखवा रहा हूं, क्या है, जागीर खलीसा, जागीर एंड खलीसा, और एक और था जिसको कहा जाता था इनाम। क्या कहा जा रहा है, इनाम। इनाम का क्या मतलब है, लिखिएगा, लैंड अलाउड टू, हाँ, एंड तो ये जैसे मैंने गैप इसलिए दे दिया कि अलग लाइन में लिखिएगा ताकि आपको समझ में रहे कि हाँ टेरिटरी इतने हिस्सों में थी, यानी कि कुछ हिस्सा जागीर और खलीसा था, मैक्सिमम हिस्सा, और वहां से जो भी लैंड टैक्स वगैरह आता था वो कहा जाता था सीधे रॉयल ट्रेजरी, यानी कि राजा का हुआ, और एक कुछ हिस्से उसने इनाम के रूप में डाल रखे थे। और ये क्या था, लैंड अलाउड टू लर्नड एंड रिलीजियस मैन, यानी जो पढ़े लिखे लोग होते थे या जो रिलीजियस व्यक्ति होते थे, उन लोगों को रिलीजियस पर्पस के लिए ज़मीनें जो दी जाती थी उनको इनाम कहा जाता था। जैसे किसी को मस्जिद बनवाना है, किसी को मदरसा बनवाना है, किसी को आश्रम बनवाना है, तो किसी को क्या कहते हैं, गुरुकुल बनवाना है, तो हर धर्म के, किसी को बौद्ध विहार मतलब बिहार बनवाना है, तो हर धर्म के लोगों को उसने क्या किया था, कुछ ज़मीनें उसने एज ए रिलीजियस पर्पस के लिए दे रखी थी। उन रिलीजियस पर्पस के लिए जो लैंड दी जाती थी उसको कहा जाता था इनाम। और जो जमीन जहां से टैक्स आ रहा है उस जमीन को कहा जा रहा है जागीर और या खलीसा। ठीक है, तो इस तरह से जमीन का डिवीजन था, लैंड का डिवीजन इस तरीके से था। तो अगर इनाम कहीं पर लिखा हुआ मिले, समझिए कि वो मुगल अंपायर से रिलेटेड उस जमीन की बात हो रही है जो रिलीजियस पर्पस के लिए दी गई है। ठीक है, चलिए, तो ये तो छोटी सी बात थी। अब आते हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के दो हिस्से, एक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो कहाँ पर बैठा है, राजधानी में, कैपिटल में बैठा है, वो क्या है, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राजा। और राजा ने अपने पूरी टेरिटरी को किस में बांटा, प्रोविंसेस यानी जागीर्स में बांटा, तो उसको हम लोग देखेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। किस में देखेंगे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे। ठीक है, तो अब यहां लिखिए तो अब यहां लिखिए पहला, सुप्रीम कौन है, तो सुप्रीम है द एम्परर। कौन है सुप्रीम, एम्परर है सुप्रीम। तो यहां लिखिएगा सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो होना ही है, हर मोनार्की में जो एम्परर है वही सुप्रीम है। और सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट लिखिए कंट्रोल्स ऑल मिलिट्री, कंट्रोल्स ऑल मिलिट्री एंड जुडिशियल पावर्स। यानी कि मिलिट्री का मतलब क्या हुआ कि सर्वोच्च कमांडर, आर्मी का सर्वोच्च कमांडर कौन है, एम्परर है। और लास्ट कोर्ट ऑफ अपीलेट भी कौन है, एम्परर है।
यानी सर्वोच्च जुडिशियली यही है। अब इसने जो फैसला सुना दिया वो कोई बदल नहीं सकता है। वो अगर कोई बदलेगा तो खुद यही बदलेगा, नहीं तो और कोई नहीं बदलेगा। साथ में कौन कहाँ पर अपॉइंट होगा, कौन किसको प्रमोट किया जाएगा और किसको रिमूव किया जाएगा, ये सारी पावर किसके हाथ में है? एम्परर के हाथ में है। ठीक है। तो और इसके आगे क्या लिख लेंगे? तो लिखेंगे ऑल अदर ऑफिशियल्स, क्या लिखेंगे? या और अदर ऑफिसर्स अंडर कंट्रोल ऑफ एम्परर। क्या? एम्परर। यानी कि सभी ऑफिसर किसके कंट्रोल में रहेंगे? एम्परर के कंट्रोल में। यानी कि अगर देखा जाए तो ऑल पोस्टिंग कॉमा ट्रांसफरिंग, क्या कहेंगे? पोस्टिंग या प्रमोशन, ट्रांसफर या रिमूवल, सब कुछ कौन करेगा? डन बाय एम्परर। अब कहिएगा सर इतना कुछ एक राजा कैसे सब कुछ डिसीजन लेगा? तो राजा डिसीजन तो लेगा, लेकिन क्या करेगा? अब उसके लिए कैबिनेट रखेगा। क्या रखेगा? कैबिनेट रखेगा। कैबिनेट का मतलब अपने मंत्री रखेगा, और मंत्री क्या करेंगे? सलाह देंगे राजा को। तो अगर यहां तक लिख लिया तो फिर अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ? इसके ऑफिशियल्स और मतलब कि सेंट्रल ऑफिसर्स की तरफ। तो सबसे ऊपर तो राजा खुद हो गया एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इसके बाद आता है वह नंबर वजीर का। तो अगर इतना लिख लिया हो तो इसको रब करें तो आगे बढ़े। तो पहला नंबर किसका हो गया? एम्परर, जिसके बारे में हम लोगों ने लिख लिया। अब दूसरा नंबर कौन है? तो वो है वजीर। कौन है? वजीर है। अब थोड़ा सा अगर आप बैक साइड जाओगे तो आपको याद आए कि बलबन ने वजीर की पावर कम कर दी थी। देखिए ऐसे ही पढ़ना होता है। अब वजीर जैसे ही आया तो आपको शुरू से लेके अंत तक, अभी तक आपको दिमाग में आना चाहिए किसने वजीर के साथ क्या क्या किया, कौन कौन क्या वजीर के साथ, मतलब किस तरह से लोगों ने चीज़ों को, वजीर की पावर को किसने बढ़ाया, किसने घटाया, ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो आपको याद आया कि अच्छा बलबन वो पहला था जिसने वजीर के हाथ से मिलिट्री का कमांड ले लिया था, और उसने एक नया ऑफिसर बनाया था, नए डिपार्टमेंट बनाए थे मिलिट्री के लिए। तो अब जैसे बोला तो फिर आप जाकर बलबन को एक बार देखोगे कि अच्छा हाँ बलबन ने ये काम किया था, तो आपको वो चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखिएगा, तो चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, लिखिए पोजीशन ऑफ वजीर, पोजीशन ऑफ वजीर वाज रिवाइव्ड अंडर मुगल्स, पोजीशन ऑफ वजीर वाज रिवाइव्ड अंडर मुगल्स। कैसे? तो पहले क्या था, वजीर जो थे वो कई डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को बदला गया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चीज़ों को बदला गया, क्योंकि चेक एंड बैलेंस का तरीका अपनाया गया। क्या किया गया? चेक एंड बैलेंस का। ठीक है। तो अब जैसे अकबर के टाइम में देखिए, तो अकबर के टाइम में 1556 से लेकर 1560 तक कौन था मेन? बैरम खां। तो बैरम खां ने क्या किया, वो सारी पावर अपने पास रखा, और वही एक तरह से वजीर भी था। जैसे उसने आया, उसने सारी पावर, क्यों?
क्योंकि उससे पहले बाबर और हुमायूं जो थे, इनके समय भी वजीर की पोजीशनिंग बहुत मजबूत थी, लेकिन इन्होंने बहुत लंबे समय तक कुछ खास राज किया नहीं और ना ही कोई बहुत बड़े बदलाव किए, इसलिए इनके एडमिनिस्ट्रेशन को हम पढ़ते ही नहीं हैं। अब बाबर क्या है, बाबर तो 4 साल 1526 से लेकर 1530 तक, उसके बाद बाबर ख़त्म। तो वो कुछ सेटअप कर पाता, कुछ रिकॉग्नाइज वाला कर पाता, तब तक तो उसकी मौत, डेथ हो गई, वो चला गया। आया हुमायूं, हुमायूं अभी सब कुछ इस्टेब्लिश कर ही रहा था कि हुमायूं को क्या करना पड़ा, देश निकाला कर दिया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा हरा दिया गया, और दोबारा जब लौट के आया तो 1 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो असल में पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने वाला कौन है, अकबर है। अकबर से पहले 4 साल के बीच में बैरम खां है, लेकिन बैरम खां क्या है, सुल्तान नहीं है, वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वजीर के पोस्ट पे है, रीजेंट के, मतलब एक तरह से अकबर का रीजेंट है, ठीक है। तो उसके पास काफ़ी पावर थी, लेकिन जैसे ही अकबर पावर में आया, अकबर ने क्या किया, पूरी तरह से चीज़ों को चेक एंड बैलेंस के सिस्टम में लेके गया। क्या किया, चेक एंड बैलेंस के सिस्टम में लेके गया। तो लिखिएगा यहाँ पर, अकबर कर्व द पावर्स ऑफ वजीर, कॉमा he took away the financial powers। तो फाइनेंशियल पावर वजीर के पास नहीं है, तो इसी को कहा जाता है चेक एंड बैलेंस। जैसे बलबन ने चेक बैलेंस क्या किया, वजीर के पास फाइनेंशियल थी लेकिन मिलिट्री पावर ले लिया। यहाँ पर इसने वजीर को इम्पोर्टेंट पोस्ट तो दिया, वजीर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो दिया, लेकिन फाइनेंस नहीं दिया, कि एक ही आदमी के हाथ में रेवेन्यू भी रहे, एक ही आदमी के हाथ में फाइनेंस भी रहे, तो गलत है। यानी कि आप देखभाल करो लेकिन वसूली कोई और करेगा, और जो वसूल रहा है, जो टैक्स लेकर आ रहा है, उसका आप क्या करो, निगरानी करो, लेकिन आपके हाथ में पैसा नहीं जाएगा, आपके हाथ में सिर्फ कागज जाएगा, यानी कि आपके हाथ में सिर्फ रिकॉर्ड जाएगा, आप रिकॉर्ड की मैचिंग करोगे, आपके अंडर में या आपके समकक्ष वो काम करेगा। इस तरह की चीजें इसने ला दी, ठीक है। तो लिखिएगा 10, लिखिए 10 वजीर वनली, या ऐसे वनली हेड है, 10 वजीर हेड ऑफ, ऐसे लिखिए हेड, हाँ ये लिखिए हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस तो ले लिया, लेकिन रेवेन्यू अभी उसी के हाथ में, यानी कि पैसा किसी और के हाथ में, और पैसे जिसने वो किया, वसूला, उसके कागज किसी और के हाथ में, तब ताकि एक ही आदमी क्या करेगा, करप्शन भी नहीं कर पाएगा और चेक एंड बैलेंस भी बना रहेगा, ठीक है। ठीक, साथ में लिखिएगा also now wazir was no longer the प्रिंसिपल एडवाइजर। तो अब मेन एडवाइजर
एडवाइजर किसका? ऑफ द रूलर, यानी एम्परर का मेन एडवाइजर सिर्फ और सिर्फ वजीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वजीर नहीं है, उसके अलावा कौन है? दूसरे लोग भी रहेंगे। जैसे एक पोस्ट आ गई थी वकील की, फिर जो जिसके हाथ में फाइनेंस होगा, जिसके हाथ में मिलिट्री होगी, ये सब लोग अब क्या करेंगे? एम्परर को एडवाइस करेंगे। पहले सारी पावर वजीर के हाथ में थी, तो वजीर जो एडवाइस करता, समझिए हर एक डिपार्टमेंट का एडवर्टाइज उसको माना जाता था। भाई वजीर के हाथ में मिलिट्री हो, वजीर के हाथ में फाइनेंस हो, वजीर के हाथ में रेवेन्यू हो, तो अगर एक ही आदमी के हाथ में सब कुछ है तो वो जो एडवाइस करेगा वो हर एक डिपार्टमेंट की बात को समझ के मान लिया जाता था। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रह गई, क्योंकि अब मिलिट्री दूसरे के हाथ में जाएगी, फाइनेंस दूसरे के हाथ में जाएगा, इनके पास सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू है। तो अब ये क्या करेंगे? चाहे जिसको आप ऐसे ब्रैकेट में डाल लो, क्योंकि ये मेन पॉइंट नहीं है, ये मेन पॉइंट नहीं, इसको आप ब्रैकेट में डाल लो, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा, और अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी में लिखिएगा एन एक्सपर्ट इन रेवेन्यू अफेयर्स। कौन? ना ऐसे लिखिएगा, नाउ वजीर एज एन एक्सपर्ट इन रेवेन्यू ऑफिसर, नाउ वजीर एज एन एक्सपर्ट इन रेवेन्यू अफेयर्स having now wazir an expert in revenue officers having title of दीवान और दीवाने आला, दीवान और दीवाने आला। तो वजीर को अगर आप यहाँ पर दीवान भी कहोगे तो कुछ गलत नहीं है, यानी अगर मुगल अंपायर के हिसाब से देखा जाए तो वजीर कह सकते हैं या दीवान कह सकते हैं, दोनों एक ही बात हो गई। तो जो वजीर जिसके हाथ में हर एक पावर हुआ करती थी, कब? हुमायूं और बाबर के टाइम पर वजीर जिसके पास सारी पावर होती थी, बाबर और हुमायूं के टाइम पर, उस वजीर को अकबर ने अब क्या बना दिया? सिर्फ और सिर्फ एक रेवेन्यू अफेयर का एक्सपर्ट, जिसको क्या कहा जाएगा? दीवान या दीवाने आला, ठीक है। क्या कहा जाएगा? दीवान या दीवाने आला। तो आप उसको या तो वजीर कहिए या उसको आप दीवान कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो दीवान का काम क्या है? तो भाई ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख रहा है, इसका मतलब कि क्या करेगा? दीवान यूज्ड टू इंस्पेक्ट ऑल transactions and payments in all departments, तो दीवान क्या काम कर रहा है? हर डिपार्टमेंट से कितना रुपया आ रहा है उसकी मेल करना, उसका सारा ट्रांजैक्शन, सारा रिसिप्ट मिलाना, और फिर कितना रुपया कहाँ जा रहा है, उन सारी चीज़ों का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, सब कुछ करना किसके हाथ में? दीवान यानी कि वजीर के हाथ में। तो अकबर के टाइम या मुग़ल अंपायर के टाइम पे अगर आप दीवान को कहो, दीवान यानी आप उसको वजीर भी मान सकते हो आप दीवान को, लेकिन काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू का एक्सपर्ट, यानी कि रेवेन्यू अफेयर्स यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो संभालेगा, फाइनेंस नहीं संभालेगा, वो उसका काम चीफ एडवाइज़र का नहीं है, यानी उसकी पावर को क्या कर दिया गया? चेक एंड बैलेंस कर दिया गया। यहाँ तक समझ में आई?
तो दो हमने देखा, एम्परर सबसे हेड, उसके नीचे वजीर यानी कि उसको बना दिया गया दीवान। ठीक है, तो अब इसको रब करके थर्ड लिखते हैं कि अब थर्ड पोजीशन यानी थर्ड इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है।